बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडी का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम ये देखेंगे कि एक नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन लिखते हैं कि एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है। A higher order ordinary differential equation is said to be non-homogeneous if a non-homogeneous term exists in the differential equation। अगर किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसे हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे अगर उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर एक ख़ास टर्म होगी जिसे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस टर्म। अगर ये टर्म उसके अंदर होगी तो हम कहेंगे कि इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि नॉन होमोजीनियस टर्म क्या होती है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस टर्म। ठीक है जी, नॉन होमोजीनियस टर्म को डिफाइन करते हैं कि नॉन होमोजीनियस टर्म क्या होती है। ठीक है, किस तरह से हम पहचानेंगे एक इक्वेशन के अंदर जो टर्म है वो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन होती है बेसिकली, एन एक्सप्रेशन इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरी मुराद होगी हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी non-homogeneous term if, अगर ये हो जाए, if नंबर 1। देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हायर ऑर्डर होगी तो आपने उसमें देखना है कि उसमें एक ख़ास टर्म होनी चाहिए जिस टर्म को हम नॉन होमोजीनियस टर्म कहते हैं। ठीक है, अगर ये नॉन होमोजीनियस टर्म मौजूद होगी तो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, अगर ये टर्म मौजूद नहीं होगी तो इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। अब ये नॉन होमोजीनियस टर्म क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो नॉन होमोजीनियस टर्म होती है, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि या तो ये कांस्टेंट होगी, तो एन एक्सप्रेशन इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस टर्म इफ इट इज आइदर, या इधर जो भी पढ़ें, इफ इट इज आइदर नंबर 1 कांस्टेंट और डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को मैं INDP लिखूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें नॉन होमोजीनियस टर्म होगी, और नॉन होमोजीनियस टर्म वो टर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, अगर कांस्टेंट होगी तो उसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस टर्म, या ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओनली यहाँ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
ओनली डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाजिम बात है, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है। तो हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके आपको ये समझाएंगे कि जी क्या होती है जी वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिस्कस कर रहा हूँ ये हायर ऑर्डर में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसका क्या मतलब है। अब हायर ऑर्डर में देखते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हर टर्म को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें नॉन होमोजीनियस वाली टर्म कौन सी है, ठीक है। टर्म बाय टर्म डिस्कशन होगी और इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो इस टर्म को देखें। अच्छा, वैसे सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना चाहिए ना, वो ये देखना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जी? डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव लिया गया है। जैसे यहाँ y का डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, या y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ y। और किसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है? x के लिहाज से, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया जी x। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या होती है डिपेंडेंट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है इस इक्वेशन के अंदर। और ये हमें कैसे पता चला? जिसका डेरिवेटिव लिया गया है, जैसे y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट से, तो x हो गया इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर y भी है एंड x दोनों हैं। इस टर्म के अंदर, सॉरी, इस टर्म के अंदर चेक करें, y भी है और x भी है। इस टर्म के अंदर y है, लेकिन ये टर्म बहुत ख़ास टर्म है, ये वाली। इस टर्म में ओनली x है। ओनली x का क्या मतलब हुआ? x कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वो टर्म है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस टर्म को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस टर्म। और इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं सोर्स टर्म। तो अगर इक्वेशन के अंदर नॉन होमोजीनियस टर्म है तो फिर ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बच्चों क्या हो गई है? नॉन होमोजीनियस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। अच्छा जी, जो सेकंड एग्जांपल हम ले लेंगे, जा रहे मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी एग्जांपल्स ऐसे दूं जो दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा जी, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर की कर लेते हैं। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन x। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, इस टर्म में आपको क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसका तयन करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल है जी, किसका डेरिवेटिव लिया गया है? y का, तो ये हो जाएगा y। किसके लिहाज से लिया गया है? x के लिहाज से, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा x। अच्छा, इस टर्म में देखें y भी है x भी है, ठीक है। ये तो फिर नॉन होमोजीनियस टर्म नहीं है। नॉन होमोजीनियस टर्म के लिए शर्त क्या है? वो शर्त हमने यहाँ लिखी हुई है। शर्त ये रही, या तो वो टर्म पूरी की पूरी कांस्टेंट होनी चाहिए, या वो ओनली डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो इस वक्त इस टर्म में y और x दोनों हैं, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हैं, तो ये भी नॉन होमोजीनियस नहीं है। इसमें भी y और x है, इसमें y है x नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म आप देखें बड़ी ख़ास टर्म है ये वाली। इस टर्म में सिर्फ क्या है? ओनली x। x का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लिहाजा ये कौन सी टर्म है? नॉन होमोजीनियस टर्म। और अगर नॉन होमोजीनियस टर्म ये है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारी क्या है जी? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, NHDE से जाहिर करेंगे हम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक टर्म हो, यहाँ देखिए दो टर्म है, पूरी एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है।
डिफरेंट स्टाइल में लिखने की कोशिश करते हैं। मैं अब एक और स्टाइल में डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ इस तरह, y ट्रिपल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं इस तरह से कि 5। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कैसे देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अच्छा, डेरिवेटिव किसका लिया गया है, y के लिहाज से। अच्छा, y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया गया है तो इसका मतलब है y का डेरिवेटिव लिया गया है तो y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन किस के लिहाज से डेरिवेटिव लिया गया ये पता नहीं है हमें, ठीक है। लिहाजा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा हमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, y है, क्या है, हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y के अलावा, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा हम कह नहीं सकते कुछ के डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा y है, इंडिपेंडेंट क्या होगा। तो फिर मैथमेटिशियन इसको जनरली यू लिख देते हैं, y इस तरह ट्रिपल प्राइम और ब्रैकेट में x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 4yx। अब इस इक्वेशन से क्लियरली नज़र आ रहा है कि y का डेरिवेटिव लिया गया है और y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ब्रैकेट में x का क्या मतलब होता है, इस तरह y ऑफ x, इसका ये मतलब नहीं है कि y और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इस टर्म में लाजिम असल में ये टर्म क्या लिखी हुई है, बेसिकली ये लिखी हुई है d3y ओवर dx3। तो इसमें तो x भी है y भी है। इस तरह ये टर्म बेसिकली क्या लिखी हुई है, dy ओवर dx, इसमें भी x और y दोनों हैं। अच्छा, प्लस 4, ये तो 4y ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें तो x नहीं है, इज इक्वल टू 5। ये टर्म बहुत ख़ास है। ये 5 क्या चीज़ है बच्चों, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक कांस्टेंट है। तो अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसी टर्म आ गई जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो ये भी हमारी कौन सी टर्म होती है, नॉन होमोजीनियस टर्म या एसटी का मतलब होगा सोर्स टर्म। तो नॉन होमोजीनियस टर्म है, लिहाजा ये इक्वेशन भी क्या हो गई है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी नॉन होमोजीनियस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ वेरिएबल हमारा ये टर्म कैसी थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स है, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन होमोजीनियस टर्म, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन होमोजीनियस टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो नॉन होमोजीनियस टर्म की क्या पहचान थी, पहचान ये थी कि या तो सिर्फ कांस्टेंट आपको नज़र आएगा तो ये भी नॉन होमोजीनियस टर्म होगी, या एक ऐसी टर्म नज़र आएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो टर्म नॉन होमोजीनियस टर्म या सोर्स टर्म होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और अच्छा जी, एग्जाम्पल 4, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आइडिया मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये देखिएगा d2y, अच्छा मैं सेकंड ऑर्डर लिख रहा हूँ बार बार, ज़रूरी नहीं है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकती है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है तो कैसे पता करेंगे, लाजमी बात है हम इसको चख भी नहीं सकते, इसको सूंघ भी नहीं सकते, इसको देख के पता करना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसने ऐसी कौन सी ऐसी बात है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिसने इसको नॉन होमोजीनियस बनाया है। तो वो बात क्या है, इस टर्म को देखें, इसमें y भी है, x भी है, ठीक है। डेरिवेटिव वाले टर्म में तो हमेशा y और x होंगे क्योंकि एक का डेरिवेटिव होगा दूसरे के लिहाज से होगा, तो इसमें भी y और x भी है, इसमें सिर्फ y है। ये टर्म बहुत ख़ास है, इसमें सिर्फ क्या है, ओनली x, और x हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपको ऐसी टर्म मिल गई जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ ओनली सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म। नॉन होमोजीनियस टर्म है यस, तो ये इक्वेशन क्या हो गई है जी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वन, 5 एग्जांपल, ठीक है।
लास्ट वन एग्जाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें अगर कहीं आपको ये मिल जाए d3x ओवर dt क्यूब प्लस 4 d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 4 dx ओवर dt प्लस 3x इज इक्वल टू कॉस ऑफ t। अच्छा, तो आपने फट से नहीं कह देना कि जी या झट से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। बहुत एहतियात के साथ सबसे पहले ये देखें किसका डेरिवेटिव लिया गया है। x का डेरिवेटिव लिया गया है t के लिहाज से, तो अब आपका x कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और t आपका कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, याद रखिएगा। तो इस टर्म में देखें x भी है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। सिंपल इसमें भी x और t दोनों हैं, इसमें भी x और t दोनों हैं। इसमें सिर्फ x है, मगर ये हमारी सोर्स टर्म नहीं है, क्योंकि x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। सोर्स टर्म की पहचान ये होती है कि उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस टर्म को देखें cos t क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये जो टर्म है इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लिहाजा ये कौन सी टर्म है, ये है बच्चों सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म। तो आपने हमेशा ये नहीं देखना कि x है या y है, आपने हमेशा देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर ऐसी टर्म मिल गई जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, और इस टर्म को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस टर्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई है जी, नॉन होमोजीनियस हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लास्ट एग्जांपल कहा था, लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि मैं आपको होमोजीनियस की भी कुछ एग्जांपल्स दूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। अच्छा जी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं क्विकली। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब इसमें देखें, इस टर्म में x भी है y भी है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है नी। x भी है y भी। इस टर्म में चेक करें y है, यानी सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये 0 है, ठीक है। यानी इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ ये हो, ठीक है, सोर्स टर्म हो, ठीक है। तो लिहाजा सोर्स टर्म हमारी नहीं है, लिहाजा ये इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, होमोजीनियस है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया, यहाँ आप ज़रा आइए और हम इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। देखिए, ये जो सोर्स टर्म है ये हमारी सोर्स टर्म है, इसमें सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, x। तो सोर्स टर्म को हम जाहिर करेंगे किस से, f ऑफ x से। तो हमारा f ऑफ x जो है वो एक्सपोनेंशियल 3x है। यहाँ देखिएगा ये हमारी सोर्स टर्म है, ठीक है, ये x पर डिपेंड कर रही है, तो मैं ऐसे, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसे मैं लिखूंगा f ऑफ x, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप यहाँ आइए, ये हमारी सोर्स टर्म है, ये x पर डिपेंड कर रही है, तो सोर्स टर्म को हम लिखेंगे f ऑफ x, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें हमारी जो सोर्स टर्म है वो t पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो जो हमारा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें f ऑफ t क्या है, तो आप कहेंगे f ऑफ t क्या है, cos t, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे आइए, इस टर्म में x और y दोनों हैं, इसमें y है, ठीक है। ये जो टर्म है जो हमारी सोर्स टर्म हुआ करती थी, ये 0 हो गई है, तो f ऑफ x क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर सोर्स टर्म 0 हो गई, ठीक है, अगर सोर्स टर्म क्या हो गई, 0, तो इसका मतलब है फिर हमारी इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस। और अगर सोर्स टर्म 0 नहीं है तो फिर नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन, और बल्कि स्पेशली हमने फोकस किया नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे। तो बशर्ते हयात व दस्तयाबी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।